नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मज़ेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नागलोक के राजा वासिक और राजा परीक्षित की कहानी भाग 2। श्रोताओं, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्रोताओं सुनिए, वाकया कुछ इस प्रकार का था। जब राजा वासिक रानी को रोता हुआ छोड़कर महल से दरबार पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि पृथ्वीलोक के राजा पारीक ने उनके नाम एक संदेशा भेजा है, जिसमें राजा पारीक ने अपने महल में राजकुमार होने की खुशखबरी जाहिर कर बताई है। संदेश में लिखा था, श्रोताओं, प्रिय मित्र राजा वासिक, मुझे आपको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारी रानी ने एक सुंदर और साहसी राजकुमार को जन्म दिया है। जन्म कुंडली दिखाने पर राज्य के पंडितों ने बताया है कि राजकुमार काफी अच्छे नक्षत्रों में जन्मे हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित निर्धारित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से भी खुशखबरी जल्दी सुनने को मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, आपका प्रिय मित्र राजा पारीक। श्रोताओं, ये समाचार सुनते ही राजा वासिक सुन रह गए, मानो एक एक शब्द ने उनके हृदय पर जैसे आत्मघाती हमला किया हो। राजकुमार के नाम से अब राजा वासिक की चिंता और बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ रानी किसी भी हालत में अपनी राजकुमारी को बचाना चाहती थी, जिसके लिए रानी ने मन ही मन एक योजना बनाई और अपनी सबसे भरोसेमंद बांदी नौकरानी को बुलाया और बोली। रानी बांदी से कहती है, श्रोताओं देखो बांदी, तुम्हें तो याद ही होगा जब मैं ब्याह कर इस राज्य में आई थी तब मेरे पिताजी ने तुम्हें हमारे साथ भेजा था ताकि तुम हमारी हर बात को आदेश मानकर उसका पालन कर सको और हमारा ख्याल रख सको। आज हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है तो इसमें मेरा साथ देना आपका कर्तव्य बनता है। श्रोताओं, बांदी हाथ जोड़कर कहती है, महारानी आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगी। श्रोताओं, रानी कहने लगती है, तो तुम हमारा एक काम करो, हमारी पुरानी सहेली शीला सेठानी को बुलाकर हमारे पास ले आओ और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इसकी सूचना किसी और को ना मिल पाए। श्रोताओं, बांदी ने कहा, ठीक है रानी, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, कृपया आप थोड़ा अंधेरा होने की प्रतीक्षा करें, मैं आपकी सूचना शीला सेठानी तक अवश्य पहुंचा दूंगी। श्रोताओं, शीला सेठानी और रानी बचपन की सहेलियां थी, दोनों का पीहर एक ही था। दोनों ही सहेलियां राजा वासिक की नगरी में ब्याही गई थी। दोनों का पीहर भी एक था और ससुराल भी, बस फर्क था तो सिर्फ इतना कि एक रानी थी, दूसरी सेठानी। श्रोताओं, अब जैसे ही अंधेरा हुआ तो बांदी तुरंत शीला सेठानी के पास पहुंच गई और बोली, सेठानी, महारानी पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, उन्होंने आपको तुरंत महल में आने को कहा है। वार्तालाप के दौरान सेठानी को जैसे ही पता लगा कि ये कार्य काफी खुफिया है तो सेठानी ने बांदी को तुरंत वहां से जाने को कहा और बोली, रानी से कहना मैं थोड़े समय बाद महल में पहुंच जाऊंगी। श्रोताओं, बांदी ने तुरंत वापस आकर इसकी सूचना रानी को दी और बोली, रानी मैं आपका काम सकुशल कराई हूँ, थोड़ी देर में सेठानी आती ही होगी। अपनी मित्र की आने की सूचना सुन रानी काफी प्रसन्न हुई, क्योंकि केवल वही थी जो रानी की एकमात्र उम्मीद थी। श्रोताओं, करीब आधे घंटे बाद शीला सेठानी रानी के सामने हाजिर हो गई। अपनी मित्र शीला को देखकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। श्रोताओं, शीला सेठानी ने कहा, क्या बात है बहन, आखिर ऐसा कौन सा दुख है जिसने तुम्हें इस कदर रोने पर मजबूर कर दिया। रानी रोते हुए कहती है, देखो शीला, तुम पहले मेरी अभागन कन्या को देखो,
शीला सेठानी ने लड़की को देखा और बोली, बहन तुम्हारी राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है, किंतु इसमें रोने वाली क्या बात है। रानी ना चाहते हुए भी खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी श्रोताओं। लेकिन कैसे रानी ने राजा बासिक की कही सारी बात शीला सेठानी को बता दी और साथ ही ये भी बताया कि राजकुमारी को आज रात ही मारने का हुक्म दिया है। बहन शीला सेठानी को भी ये बात सुनकर काफी धक्का लगा। फिर उसने आश्चर्य में रानी से पूछा, तो बहन मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ। श्रोताओं, रानी ने शीला से कहा, मैं चाहती हूँ इस लड़की को तुम अपने घर ले जाओ और वहीं इसका लालन पालन करना, और इसके बदले में तुम्हारे पास जो पालतू खरगोश है उसको मारकर उसकी दोनों आंखें निकालकर बांदी के हाथों मेरे पास पहुंचा दो, ताकि मैं राजा को दिखा सकूं कि ये हमारी ही राजकुमारी की आंखें हैं। श्रोताओं, शीला कुछ सोचते हुए कहती है, बहन समस्या तो काफी गंभीर है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने पति रतन सेठ को भी इसमें शामिल करना होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपने पति को अवश्य मना लूंगी। अपनी सहेली की सहायता मिलने से अब रानी को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। श्रोताओं, रानी के गम के आंसू अब खुशी के आंसू में तब्दील होने लगे थे। रानी ने कहा, तो ठीक है, मैं बांदी को भेजकर अभी सेठ जी को बुलवा देती हूँ। रानी ने बांदी को तुरंत रतन सेठ को बुलाने का आदेश दिया। श्रोताओं, कुछ ही देर बाद बांदी रतन सेठ को साथ लेकर महल आ गई और सेठ को रानी के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। अब रानी ने रतन सेठ को सारी योजना समझाई। एक ऐसी योजना सुन जो राजा के खिलाफ थी। रतन सेठ के पसीने छूटने लगे। वह काफी भयभीत हो गया और बोला, रतन सेठ कहने लगा, श्रोताओं, रानी कृपा हमें क्षमा करें, हम इस मसले पर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि ये बात किसी को मालूम चल गई और दरबार में इसकी जरा सी भी भनक लग गई तो मुझे तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, और साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी। यदि राजा बासिक को इस षड्यंत्र की जरा सी भी सूचना मिल गई तो वे हमें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। सेठ की इन बातों से रानी के आगे एक बार उम्मीदों ने फिर घुटने टेकने शुरू कर दिए थे। श्रोताओं, लेकिन रानी कुछ भी करके सेठ रतन को अपनी ओर करना चाहती थी, क्योंकि उनकी मित्र शीला और रतन ही रानी की पहली और आखिरी उम्मीद थी। श्रोताओं, रानी ने रोते हुए सेठ जी से कहा, सेठ जी आप दोनों और बांदी के अलावा चौथा कोई नहीं जो मेरी सहायता कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम चार के अलावा इस योजना का किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। शीला सेठानी ने अपनी सहेली का इस कदर बार बार रोना देखा नहीं गया, तो उसने भी अपने पति को खूब समझाया और बोली, आप चिंता ना करें, हम चार के अलावा ये बात किसी पांचवें आदमी को पता नहीं चलेगी। अगर हम एक कन्या को बचा पाए तो इसमें भगवान भी हमारा भला करेंगे। रानी के आंसू देख अब सेठ रतन सिंह का भी दिल पसीजने लगा था। अंतिम रूप से सेठ ने रानी की सहायता करने की ठानी और कन्या को लेकर सेठ व सेठानी अपनी घर की तरफ चल दी। क्योंकि खरगोश की आंखें लानी थी, इसलिए बांदी भी उनके साथ गई। क्योंकि राजा बासिक का महल में आने का समय हो रहा था, तो बांदी तुरंत जाकर खरगोश की आंखें ले आई और लाकर रानी को सौंप अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद श्रोताओं, राजा बासिक महल में आए और देखते हैं कि रानी अपने सामने दो छोटी छोटी आंखें रखे हुए और उन्हें देखते हुए लगातार रोती जा रही है। जब राजा ने रानी का हाल देखा तो उन्हें सच में यकीन हो गया कि रानी ने राजकुमारी को मरवा दिया है। राजा के दिल में रानी के लिए बहुत गहरा प्यार उमड़ आया। राजा बासिक ने जाकर रानी को गले से लगा लिया और कहने लगे, महारानी आप दुखी मत हो, भगवान ने चाहा तो अगली बार आप एक राजकुमार को जन्म अवश्य देंगे। श्रोताओं, राजा बासिक और रानी की बात बहुत ही जले कटे शब्दों से कटी और सुबह हुई तो राजा ने दोनों आंखों को बहुत ही श्रद्धा से नदी में प्रवाहकर राजकुमारी का अंतिम संस्कार करवाया और अपने दरबार चले गए। इधर सेठ रतन और सेठानी शीला ने
एक पंडित को बुलाकर कन्या का नाम संस्करण करवाया तो पंडित ने कहा, सेठ जी कन्या तो बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं इसका नाम निहाल रखता हूँ। आप इस कन्या को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखना, इसे नज़र भी लग सकती है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। पंडित जी की बातों से सेठ व सेठानी काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को दान दक्षिणा दी और पंडित जी वहाँ से चले गए। श्रोताओं, उधर राजा बासिक दरबार लगा अपने मंत्रियों और योद्धाओं को बुलाकर आगे की समस्याओं के बारे में विचार करने लगे। आखिरकार काफ़ी विचार विमर्श के बाद राजा ने समस्या का निष्कर्ष निकाल लिया और एक पंडित को बुलाकर राजा पारीक के नाम एक संदेश लिखवाने लगा। प्रिय मित्र राजा पारीक, हमें जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपके महल में राजकुमार परीक्षित ने जन्म लिया है, किंतु मित्र आपको जानकर दुख होगा कि हमारे महल में एक मृत राजकुमारी ने जन्म लिया है। हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका प्रिय मित्र राजा बासिक। जितना संदेश लिखवाकर राजा बासिक ने एक दूत के हाथों पत्र राजा पारीक के पास पहुंचवा दिया। श्रोताओं, भाग 3 में आप देखेंगे कि राजा बासिक को राजकुमारी के जिंदा होने की भनक मिलेगी। यदि मिलेगी तो राजा कौन सी सजा देंगे सेठ रतन और सेठानी शीला को, इन सब के परे रानी को? क्या राजा पारीक राजा बासिक के भिजवाए संदेश पर विश्वास करेंगे या है कोई ऐसा जो खोलेगा राजा पारीक के आगे राजा बासिक के सारे राज? ये जानने के लिए आप हमारे अद्भुत मज़ेदार किस्से YouTube चैनल पर बने रहें। श्रोताओं, यदि आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द ही हम आपके सामने नागलोक के राजा बासिक और राजा परीक्षित की कहानी भाग 3 लेकर आएंगे। श्रोताओं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। धन्यवाद।